हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, जो कि सीएसआईआर के लिए इम्पोर्टेंट है। समटाइम इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो सीएसआईआर पूछ ही लेता है, बट इतनी अभी गारंटी की जो भी क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा ट्रिकी होता है, तो आप लोगों को ट्रिकी रहना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसमें, मैं सिंपल डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। तो आज हम पहले बात करेंगे इसमें क्या करेंगे, लिविस के बारे में। ठीक है, लिविस ने क्या बताया था, सिंपल सभी को पता होगा जैसे ऑलरेडी, कि इसने कहा था ऑक्टेट के बारे में कुछ कहा था कि जितने उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, वो लिविस ने कहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ अमोनिया की, ठीक है, अमोनिया की अगर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की तो कैसे, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितने मीन्स इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी को पता है, 5 होते हैं। तो मैंने ऐसे ड्रॉ किए 1 2 3 4 5। ओके, तो आपने ऐसे ही साथ साथ में 3 हाइड्रोजन लगेंगे, एक हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन, फिर ये दूसरे हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन, ये तीसरे हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन। तो आपने ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन किया। ओके, तो अभी आप देख रहे हो जब आपने बॉन्ड फॉर्मेशन किया, अभी अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन काउंट करना, 2 इसके हो गए, अभी ये भी शेयरिंग में है, 4 इसका हो गया, 6 इसका हो गया, 8 इसका हो गया। नाइट्रोजन के पास इसका क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है। ओके, बट इस थ्योरी की बहुत जल्दी लिमिटेशन आई। इसकी लिमिटेशन क्या आई कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, हमारे BF3 को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, PCl5 को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कि वो भी तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन अगर हो रहा तो उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इस थ्योरी की ये लिमिटेशन थी। जैसे कि बोरन को आप देख रहे हो, बोरन में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो हम लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ किए। ठीक है, अभी फ्लोरीन आ रहा है, फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फ्लोरीन ऐसे, फ्लोरीन ऐसे। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसके साथ ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन किया, इसके साथ ऐसे, इसके साथ ऐसे। अभी इसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया, क्योंकि बोरन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 तो कंप्लीट नहीं है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, फिर इस PCl5 को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई, उस थ्योरी को हम बोलते हैं सिंगलेट। जैसे कि हम बोल देते हैं कि जो हमारा PCl5 है, PCl5 को हम बोल देते हैं कि वो ब्रेक कर देता है PCl3 प्लस Cl2 में, ऐसे ब्रेक करता है। तो ये किसने एक्सप्लेन किया था, ये एक्सप्लेन किया था सिंगलेट महाराज ने हमारे। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जैसे फोस्फोरस आप लिख रहे हो, फोस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस में हमने कहा 5, सभी को पता 5 होते हैं, तो ऐसे हमने शो किया 5। तो इसमें क्लोरीन कितने लगे हैं, 5 क्लोरीन लगे, तो इन्होंने क्लोरीन को ऐसे ड्रॉ किया, क्लोरीन को ऐसे। ओके, ये 5 क्लोरीन ऐसे ड्रॉ किए इन लोगों ने। ठीक है, इन लोगों ने क्लोरीन ऐसे ड्रॉ कर दिए। जब इन लोगों ने देखा कि इसको फोस्फोरस में कितने ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है फोस्फोरस में, उसको 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड बढ़ रही है, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन की नीड बढ़ रही है। ओके, जब उसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड बढ़ रही है, वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों ने एक जहां से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया 6, एक जहां से इलेक्ट्रॉन गेन किया 7, एक जहां से इलेक्ट्रॉन गेन किया 8। अभी आप फोस्फोरस के पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट करना, फोस्फोरस कितना शो कर रहा है, 8। मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि फोस्फोरस का इस Cl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू दिस Cl जो एक्सियल पे पड़ा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हम PCl5 को ब्रेक करते तो ऐसे PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है। बट इस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशन थी। ये थ्योरी हमारा SF6 को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। SF6 को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई वो अभी हम देखते हैं। तो उस थ्योरी की लिमिटेशन ये थी, उस थ्योरी को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई। देखो, जो हमारा SF6 था, अगर मैं उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, आपको पता सल्फर है, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की फैमिली का है, तो इसमें 6 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, मैंने 6 ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब फ्लोरीन कितने लगे मेरे पास, 6, मैंने फ्लोरीन भी 6 किए, 1 2 3 4 5 6। अभी जो भी फ्लोरीन है, अब वो फ्लोरीन ने इनके साथ, अभी देखो सल्फर है, सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 6। अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, 2।
तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देगा। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसने यहां से एक इस वाले फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और सेकंड इस वाले फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसके 8 हो गए। फिर इसके अकॉर्डिंग सिंगलेट के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक होना चाहिए था SF2 + 2F2 में ब्रेक होना चाहिए था। ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती, तो ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फिर इसके बाद एक और थ्योरी है जिसको हम नाम बोल देते हैं सिडविक, तो उसने सभी को एक्सप्लेन कर दिया था कि जो BF3 है हमारा BF3 है वो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही कर पा रहा है। जो PCl5 है, PCl5 में फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिडविक थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, बट उसकी सम कंडीशन थी, आप वो कंडीशंस लिख लो। पहली बात, जो उसकी पहली कंडीशन थी वो कंडीशन क्या थी कि जो हमारा कंपाउंड ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन वो ही शो करेगा जिसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के बाद एक वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, उसका नाम होता है 3d, तो वो उसमें अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके, तो सेकंड जो इसकी कंडीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि यही बच्चे मिस्टेक करते हैं। जो सेकंड थी उसने कहा था कि जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने S2P पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम। ओके, अभी आप मुझे बताओ S से D में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैं कर सकता हूं? आप बोलोगे नहीं कर सकता, यस नहीं कर सकता, बट कुछ तो कर सकता हूं, है ना, कंडीशंस तो अप्लाई कर सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन आगे जाए। तो मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन अगर आगे जाना है तो इसका जो डिस्टेंस है ना S और D का वो डिक्रीज करना चाहिए। जैसे सपोज करो आपका मेटल है, ठीक है, आपका मेटल है, अब मेटल में आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास S है, ये आपके पास P है, ये आपके पास D है। अभी देख रहे हो आप ये S है, ये आपका D है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है। अब इस डिस्टेंस को कम कैसे करें, कम ऐसे करेंगे जब ये प्रोटॉन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ओके, और सेकंड स्टेप और क्या कर सकते हैं, सेकंड स्टेप इस पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करूं, वो पॉजिटिव चार्ज कैसे इंक्रीज करूंगा, जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करूंगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करने से क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होएगा। अब इस पे जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो इनका जो डिस्टेंस है वो कम होएगा। ओके, तब S वाला इलेक्ट्रॉन D में जंप कर सकता है। जैसे कि मैंने ग्रुप में क्वेश्चन डाले थे, उसमें 2 क्वेश्चन थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे। एक था S4N4 H4 एंड S4N4F4। अभी इसमें मैंने जो आपको अभी ये बताया था ऊपर कि ये S का D में तब जाएगा जब उसके साथ क्या अटैच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होना चाहिए, है ना। तो इसी कंडीशन में आप इसमें अप्लाई करो कि अभी आप मुझे बताओ जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच होएगा या सल्फर के साथ अटैच होएगा। अब सपोज करो सल्फर है, सल्फर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे होते हैं ना कि ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं तो ऐसे होंगे 1 मतलब 3s में 2 होंगे और जो भी इसका 3p में आएगा 3p में 4 होंगे। ओके, अब मुझे ये बताओ, अभी फिर आएगा इसका D। अब आप मुझे एक सिंपल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक्सप्लेन कर दो सिर्फ, क्या इसमें जो ये वाला D है, अभी जब मैंने सल्फर के साथ हाइड्रोजन को लगाया, हाइड्रोजन में इतनी पावर है कि जो उसका डिस्टेंस डिक्रीज कर दे, S और D का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस S और D का डिक्रीज कर दे। हाइड्रोजन में इतनी पावर है, इसमें इतनी पावर नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जहां पे जंप कर पाए। तो इसीलिए जब मैं S4N4H4 करता हूं तो इस केस में जो मेरा हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है, बट इस केस में क्या होता है, जब ये वाला केस है S4N4, इस केस में मेरा फ्लोरीन सल्फर के साथ अटैच होता है क्योंकि वो ये वाला गैप डिक्रीज कर देता है। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए। तो अभी मैं नेक्स्ट में आपको करवाऊंगा स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी कंपाउंड में और उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो गाइज, तो जैसे कि अभी मैंने बोला था स्टेरिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हम आज की वीडियो में स्टेरिक नंबर एज वेल एज हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम किसी कंपाउंड की कैलकुलेट करते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। इसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं। मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप लोगों को ये हाइब्रिडेशन आती है तो अपना ही मेथड फॉलो करना, क्योंकि न्यू मेथड सीख लोगे बट समटाइम पेपर में गलत हो जाता है। ओके,
तो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो इसके लिए सिंपल है, हाफ ब्रेक स्टार्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो प्लस मोनोवैलेंट को ऐड करो प्लस अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया उसको ऐड करना है, अगर पॉजिटिव चार्ज दिया उसको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करनी है, मतलब माइनस करना है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऐसे आपका एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। मोनो मैंने यहाँ लिखा है प्लीज लाइक एज ए, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जिनको सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड बनाना है, सिर्फ उसी को काउंट करना है। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन को इसमें काउंट नहीं करना, मोनो में काउंट नहीं करना, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स करवा देता हूं। जो मेरी फर्स्ट एग्जांपल है उस फर्स्ट एग्जांपल में आपको फाइंड आउट करनी है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे SF4 है, अभी जो सल्फर है, सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, आपको पता है 6, ओके। अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी क्या है, मोनोवैलेंट ही है, क्योंकि एक ही, जितने भी आपके हैलोजेंस है ना, यहाँ पे लिख लो, जितने भी आपके हैलोजेंस है वो सभी के सभी हैलोजेंस क्या है, मोनोवैलेंट है, ओके। तो 6 + 4, तो ये वाला 2 हमने इसके नीचे लिख लिया 2। तो अभी आप इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 5 का मीनिंग क्या है, sp3d, S का 1, P का 3, D का 1। अभी ये भी ऐड करो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, मीन्स आपके जो ये कंपाउंड है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3d1। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, स्ट्रक्चर ऐसे आएगी, लुक लाइक ए सीसो, जो सीसा में होती है ना, ऐसे सीसो स्ट्रक्चर आएगी विद 1 लोन पेयर। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये वाला आपका फॉर्मूला है, इसको इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। अभी आपने सिंपल एक हिंट और बता देता हूं आपको कि जैसे आप स्टेरिक नंबर फाइंड आउट कर रहे हो ना, वो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन ओनली इन मेन ग्रुप। मेन ग्रुप में वो काम आने वाला है, मीन्स लाइक ए S and P ब्लॉक एलिमेंट, नॉट ए D ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ऐसे सोल्व करोगे आप हाइब्रिडेशन किसी भी कंपाउंड की। अगर आपको चलो एक एग्जांपल और करवा देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन की, वो आप खुद करना, HCO4, ओके। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, इसका वैलेंस कितना होता है, क्योंकि ये हैलोजेंस फैमिली के आगे नोबल गैसेस की है तो ये पूरे होंगे इसके, तो 8। अब J क्या है, नॉट ए मोनोवैलेंट, अभी ये मोनोवैलेंट नहीं है, इसका कितना लेंगे, 0। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3। तो इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हाइब्रिडाइजेशन के, ओके। तो एक चार्ट बना लो आप लोग ऐसे करके कि अगर मेरा लीनियर है, लीनियर आएगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो लीनियर ऐसे आएगा, ठीक है। अब हम बोलते थे एक sp3 है, sp3 में ऐसे होंगे। अगर मैं बोलूँ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में ऐसा होएगा। और टेट्राहेड्रल की एक और ब्रांच आ जाती है, जब मैं इसमें एक लोन पेयर लाऊंगा तो हम उसको बोलते हैं पिरामिडल, मतलब ये क्या है हमारा CH4। अगर CH4 को मैंने पिरामिडल की फॉर्म में दिखाना है, कौन सी एग्जांपल दूंगा, तो मैं एग्जांपल दूंगा अमोनिया की, NH3 पिरामिडल होता है, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया था हमारा, तो हमने पीछे देखा था कि वो हमने 4 नंबर तक कर लिए थे, टेट्राहेड्रल तक। अभी मैं 5th नंबर का कर रहा हूँ, लाइक एस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे आएगी ना, देखो 1 2 3 4 5, दिस इज योर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर मैं इसमें से एक लोन पेयर लाऊं, एक लोन पेयर लाने का मतलब उसकी स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगी, C100, ओके। अगर मैं 2 लोन पेयर लाऊं, 2 लोन पेयर पे उसकी स्ट्रक्चर दिखेगी ऐसे T शेप, ओके। अगर मैं 3 लोन पेयर लाऊं, 3 लोन पेयर पे उसकी जो स्ट्रक्चर दिखेगी वो दिखेगी लुक लाइक ए लीनियर, ठीक है, लीनियर लिखेगी। अभी आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि जितने भी मैंने अभी लोन पेयर रखे हैं वो सभी के सभी इक्विटोरियल पोजीशन पे रखे हैं। इक्विटोरियल पोजीशन पे इसलिए रखे हैं क्योंकि जो उनमें रिपल्शन होती है वो रिपल्शन क्या होती है, कम होती है, इसलिए मैंने उनको इक्विटोरियल पोजीशन पे रखा है। आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल करते हैं तो हम उसको जो लोन पेयर्स होते हैं उस लोन पेयर को हम इक्विटोरियल पे रखते हैं, ठीक है। तो आगे इसके फर्दर एक 5 हो गया। अब हम करते हैं 6 में आप कैसे करोगे। 6 में देखो ऑक्टाहाइड्रल होती है, तो ऑक्टाहाइड्रल की स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। अभी मैंने इस पे सपोज करो एक क्या कहते हैं, एक लोन पेयर चाहिए, तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होगी, देखो एक लोन पेयर, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। अगर मैंने 2 लोन पेयर रखने, 2 लोन पेयर पे इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देगी, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ऐसे आपको सभी के आने ही चाहिए, ठीक है।
तो एक टाइम मीन्स आपको पेपर में समटाइम ऐसे पूछ लेता है, अभी तक तो आया नहीं, पूछ सकता है कि जैसे ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो आप कर रहे हो वो क्या होती है, sp3d होती है, इसमें कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। मे भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए आपको एक मैं दिखा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि जो ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, ठीक है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल का जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ेंगे इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो टेट्रागोनल बायपिरामिडल है वो डी ऑर्बिटल को ऐसे स्प्लिट करता है, डी जेड स्क्वायर, तो ये इसका मतलब बैरी सेंटर आ जाता है, तो इसके नीचे आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई, और इसके नीचे आता है हमारा डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। अभी इसमें कितना इन्वॉल्व हो रहा है, डी का 1, तो डी का 1 जो इन्वॉल्व हो रहा है वो किसका हो रहा है, डी जेड स्क्वायर का हो रहा है। तो ओके, आपको भी पता चल गया होगा कि जब हम ट्राइगोनल बायपिरामिडल ले रहे हैं उसमें जो D1 होता है वो किसका होता है, डी जेड स्क्वायर का। तो अभी एक और हिंट दे देता हूं, जैसे हमने जहां ऑक्टाइडल लिखा था, ऑक्टाइडल की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3d2। अभी जो d2 है वो कौन से ऑर्बिटल हो रहा है, जैसे हमने इसकी हाईएस्ट एनर्जी वाला लिया था ना डी जेड स्क्वायर। अभी आपको पता है जब हम ऑक्टाइडल पढ़ रहे हैं, अभी जैसे कि डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल कितने में स्प्लिट होता है, ऐसे होता है ना, T2g एंड Eg, ऐसे स्प्लिट होता है। जो Eg होता है, Eg में कौन कौन से डी ऑर्बिटल आते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो 2 ऑर्बिटल डी के आते हैं, तो ये कितने ले रहा है, 2, तो ये हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होंगे। मीन जब आपका ऑक्टाइडल होगा, ऑक्टाइडल में कौन से ऑर्बिटल आप यूज कर रहे हो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व होंगे। ओके, तो इसके बाद अभी मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन मीन स्टेरिक नंबर ये सब सिखा दिए हैं। तो इसके फर्दर एक आगे ना बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मतलब वो क्वेश्चन ऐसा है कि जब मैंने बोल दूं कि मेरे पास WCH3 है, ओके, तो अब मुझे कोई बता सकता है कि ये मेरा क्या है, ऑक्टाइडल है या क्या है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे ऑक्टाइडल है, बट मैं उनको रॉन्ग बोलूंगा, तो आपने बताना ये ऑक्टाइडल क्यों नहीं है, कमेंट करके बताना गाइस। तो फिर मैं इसका रीजन आपको बता तो दूंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे एस कैरेक्टर फाइंड आउट करते हैं, कैसे पी कैरेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना गाइस, एक रूल होता है जिसका नाम होता है बेंड्स रूल। इसकी एप्लीकेशन इतनी है, इससे ही CSIR नेट का क्वेश्चन आता है गाइस। तो जैसे कि मैंने बोला था कि बेंड्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है CSIR के लिए, इससे ही क्वेश्चन आता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको इसके सम क्वेश्चंस करवाऊंगा, बेंड्स रूल के सम क्वेश्चन जो CSIR में आते हैं। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, सिर्फ एंगल के होते हैं कि एंगल कैसे होता है, बस वो किसी को समझ आ जाए ना ये बेंड रूल, वो क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएगा CSIR में। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास एक मेटल है, अब मैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता हूँ ऐसे करके, ओके। अब मुझे ये बताओ, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, sp2 प्लस pd की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, sp3d बनेगा ना। तो अगर आपको पता हो, मैंने इसको sp2 लिखा, तो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कैसे आपको लग रही है, ये वाली स्ट्रक्चर ये आपको एज ए sp2 की लग रही होगी, तो मैंने इसको p और इसको d मान लिया, ऐसे sp_d। अभी आपको अगर मैं हिंट दे दूं, हिंट में क्या है, इसमें s कैरेक्टर है बट इसमें s कैरेक्टर नहीं है। अगर इसमें s कैरेक्टर नहीं है इस एक्सिस में,